बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 और पार्ट नंबर 3। ठीक है, फाइल एंड प्रिंट सर्वर फाइनली आज हम ख़त्म कर लेंगे। और ये जो तीन लेक्चर जो पार्ट 1 और 3, 1 2 एंड 3 बने हैं, दैट वुड बी हमारे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 10। आप ये ना समझिएगा कि ये मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 एंड 10 कर दिया, ये 7 एंड 10 है। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। और ये सिर्फ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क कोटा। ठीक है, आप में से जो लोग डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं या अपने रियल टाइम उसमें काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा डिस्क कोटा क्या है। डिस्क कोटा कुछ ऐसी सी चीज़ है, ठीक है, कि आपके पास हार्ड ड्राइव है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते होंगे जिनमें यूज़र्स को हमने होम ड्राइव दी हुई है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि यूज़र जो से हैं वो अपना डाटा इतना ज़्यादा सेव कर लेते हैं कि हमारे पास हार्ड ड्राइव में जगह नहीं रहती। तो होता ही है कि अगर मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है और हार्ड ड्राइव पे मैं कहता हूँ मैंने 100 यूज़र्स का डाटा रखा हुआ है। अब उनमें 100 यूज़र्स में से सिर्फ 5 यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हैवी ड्यूटी फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, जो जॉब रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन लोगों ने अपनी हार्ड ड्राइव का रफली जो सा है वो 80% स्पेस ऑक्यूपाई कर ली होगी। उसकी वजह से बाकी 95% जो यूज़र्स होंगे वो सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क के ऊपर कोटा लगा देते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं जी हर बंदा जो सा है वो 50 Mbps स्पेस यूज़ कर सके, सॉरी MB स्पेस कर सके। BPS वो स्पीड के सेंस में चला जाता है, MB मेगाबाइट। ठीक है, या हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया ये जो फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर जो सा है 50 MB से ज़्यादा डाटा नहीं स्टोर हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 3-4 और FSRM के अंदर जो सा है फीचर्स आए हैं जिसमें हम लिमिटेशन कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, दो किस्म के कोटा होता है। ठीक है, एक वन इज कॉल्ड सॉफ्ट कोटा। सॉफ्ट कोटा क्या होता है कि अगर आपको मैंने हार्ड ड्राइव के ऊपर 50 MB स्पेस दी है जो कि इतनी है, ठीक है, जब आप उस स्पेस से ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा कि वो आपको वार्निंग भेज देगा, इवेंट व्यूवर के अंदर वार्निंग आ जाएगी, मगर आपको स्टॉप नहीं करेगा। ठीक हो गया, दैट इज द सॉफ्ट कोटा। ठीक है, नरम गोशा होता है उसके दिल में, वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको करने देता है मगर वार्निंग भेजता रहता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाए और एडमिनिस्ट्रेटर फिर यूजर्स के डाटा को मॉनिटर करे और बताया भैया डाटा फाइलें शाइलें रिमूव करो। ठीक है, जो कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड हार्ड कोटा। हार्ड कोटा क्या होता है, हार्ड कोटा ऐसी चीज़ होती है जो आपको, अगर आपको मैंने 50 MB दिया हुआ है या 500 MB दिया हुआ है, तो आपको 500 MB से ऊपर नहीं जाने देगा। अगर आप जाने लगोगे तो वो आपको रोक देगा, एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक हो गया, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कोटा। ठीक है, अब अगर डिस्क कोटा आपने इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो NTFS फॉर्मेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ड ड्राइव फैट फॉर्मेटेड है तो वो आपको जो सा है वो कोटा लगाने नहीं देगी हार्ड ड्राइव के ऊपर। ठीक हो गया, दूसरा काम ये डिस्क कोटा क्या करता है, डिस्क कोटा जो है ना, आपका जो डाटा पड़ा हुआ है फाइल के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर, ठीक है, से मैंने कहा ये मेरी हार्ड ड्राइव है और इस पे ये जो है ना मेरे फोल्डर्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये काशिफ के फोल्डर्स हैं। ठीक है, और मैं अब ये डिस्क कोटा देखेगा कि काशिफ की ओनरशिप में कितनी फाइल्स हैं, ठीक है, या फोल्डर्स हैं। जितनी होंगी उनकी साइज़ कैलकुलेट करेगा, उसका साइज़ आ रहा है 50 MB। ठीक है, तो ये कहेगा अच्छा जी काशिफ की 50 MB फाइल्स हैं। इस वजह से जब भी आप डिस्क कोटा लगाते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑनर होता है तमाम फाइल्स का। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो डिस्क कोटा होता है वो उस पर नहीं लग रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट पे। इसकी वजह से इसीलिए ये कहा जाता है, इसीलिए लाजमी नहीं ये कहा जाता मगर नॉर्मली इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जो अगर आप कभी भी सर्वर इंस्टॉल करो, ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी सर्वर पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन नहीं होता। नॉर्मली बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती है कि आप रीनेम कर दो एडमिन के अकाउंट को। ठीक है, ये GPOs में जाके आप कर सकते हो कि अगर कोई हैकर आपके सर्वर पे लॉगिन हो रहा है और उसको पता है कि यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसने सिर्फ क्या गैस करना है, पासवर्ड। अगर उसे यही नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम क्या है, तो पहले वो वर्कआउट करेगा कि यूज़र नेम क्या है, फिर पासवर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, और जो एक्चुअल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी और अकाउंट से लॉगिन हो रहा हो। ठीक है, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं। ठीक हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर पे कोटा नहीं लगता।
अच्छा, अब फिर कोटा सिस्टम्स के अंदर फिर दो किस्म के कोटा सिस्टम है। वन इज़ कॉल्ड NTFS कोटा सिस्टम, ठीक है। जो NTFS फाइल सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का कोटा सिस्टम, वो क्या होता है? पर यूज़र पर वॉल्यूम कोटा लगता है कि अगर मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है तो इसके ऊपर आप कोटा लगा सकते हो, ठीक है। कि इस हार्ड ड्राइव के ऊपर काशिफ जो सा है वो 10 MB से डाटा ज़्यादा स्टोर ना कर सके, दैट्स इट, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर मैं किसी एक फोल्डर के ऊपर कोटा लगाना चाहूँ तो मैं वैसे नहीं लगा सकता, मगर FSRM जो हमारे ये जो फाइल सिस्टम का पार्ट है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं फाइल सर्विसेज का, वो आपको अलाउ करता है कि आप जो सा है कोटा लगा सकें, ठीक है, फोल्डर के ऊपर भी। और NTFS की एक लिमिटेशन क्या है कि वो लॉजिकल फाइल साइज के ऊपर जो सा है वो एलोकेट कर रहा होता है, कैलकुलेशन कर रहा होता है। अगर मेरे पास से मैं कहता हूँ मेरे पास 10 MB का डाटा था, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा भैया अपना डाटा कम करो, मैंने क्या किया, ये 10 MB के फोल्डर को कंप्रेस किया, ठीक है, और इसको बना लिया 2 MB का, ठीक है। अगर आपके पास वीडियो है तो वो डेफिनेटली 2 MB नहीं बनेगी, मैं टेक्स्ट डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसको कंप्रेस किया और वो 2 MB बना लिया, तो मेरे पास 8 MB बच जानी चाहिए, मगर NTFS फाइल कोटा सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। वो लॉजिकल फाइल साइज पे जाता है, वो कहता है भाई 10 MB थी, 10 MB रहेगी, ठीक है। मगर अगर आपने FSRM बेस्ड कोटा लगाया हुआ और आप उसको फाइल को कंप्रेस कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसको समझेगा कि फाइल कंप्रेस हो गई है, अब इसने हार्ड ड्राइव पे जो सा है वो 2 MB स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फाइल साइज। कि वो एक्चुअल फाइल साइज देखती है कि उसने हार्ड ड्राइव पे कितनी जगह ली हुई है, जबकि NTFS कोटा सिस्टम लॉजिकल फाइल साइज देखता है कि भाई जो फाइल है उसने कितने साइज की थी। मैंने 10 MB की फाइल थी, यानी वो 10 MB की फाइल है, डजेंट मैटर वो कंप्रेस होकर 2 MB बन गई है, मैं उसे 10 ही कंसीडर करूंगा, ठीक हो गया। जबकि FSRM जो सा सिस्टम से जब हम कोटा लगाते हैं तो वो एक्चुअल फाइल साइज देखता है। और एक और एडवांटेज कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों नहीं काउंट किया जा सकता, कभी 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 क्वेश्चन आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों नहीं काउंट करते। एडमिनिस्ट्रेटर को इसलिए नहीं काउंट करते कि एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट के अंदर जो से है, अकाउंट के नीचे जो से है बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती हैं सर्वर के अंदर। अगर किसी वजह से सर्वर ऑन हुआ और उसने कुछ फाइल्स राइट करनी होती हैं हार्ड ड्राइव्स के ऊपर या लॉग्स राइट करनी होती है, तो वो एक्चुअली फंस जाएगा बीच में उन सारी चीज़ों के, ठीक है। और वो पॉसिबिलिटी है कि उसको हार्ड ड्राइव राइट ना करने दे क्योंकि कोटा लग गया एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर और सर्वर क्रैश कर जाए, ठीक है। तो इस वजह से डिस्क कोटा इज स्लाइटली हार्ड थिंग कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर पे हम नहीं लगाते, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोटेक्शन प्रोसेस, ठीक हो गया। तो मैं अब आपको सर्वर पे लेके जाता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये डिस्क कोटा है क्या, ठीक है। उसी तरह फाइल सर्विसेज में ठीक है, अगर आप सर्वर मैनेजर के अंदर फाइल सर्विसेज में जाएं तो ये यहाँ पर आपके पास FSRM फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। ये आपके पास इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया हुआ कैसे इंस्टॉल करना है। आपने ऐड रोल सर्विसेज में जाके ये FSRM की सर्विसेज ये इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसी तरह अभी हमने थोड़ी देर बाद डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ना है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की सर्विसेज इंस्टॉल करनी, ठीक हो गया। तो मैं इस विजिट को कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि NTFS कोटा कैसे लगता है, ठीक है। NTFS कोटा ऐसे लगता है कि आप अपनी C ड्राइव के अंदर जाएं और ड्राइव को राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी C ड्राइव को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कोटा का ऑप्शन है, ठीक है। वो इस टाइम डिसेबल्ड है, ठीक है। जब आप इसको इनेबल कर दोगे डिस्क कोटा को तो ये आपका कोटा सिस्टम इस पर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि लिमिट द डिस्क स्पेस, ठीक है, डिस्क स्पेस लिमिट कर दें। और मैं कहता हूँ कि डिस्क स्पेस जो है वो मैं 10 MB सॉरी मैं MBPS बार बार कह रहा हूँ, 10 MB जो है लिमिट कर दें और वार्निंग लेवल बता दें 7% पे, यानी 70% पे, यानी 7 MB पे। 7 MB जब डाटा हो जाएगा तो वो यूज़र को वार्निंग या आपके यूज़र को इवेंट व्यूअर में वार्निंग भेजना शुरू कर देगा, और जब 10 MB होगा तो वो सबको स्टॉप कर देगा। अब जब आप कोटा एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोटा एंट्रीज आ जाएंगी फॉर तमाम जितने यूज़र्स आपके सर्वर के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट जो सी है वो कोई एंट्री नहीं आ रही, ठीक है। आप किसी इंडिविजुअल यूज़र के लिए बनाना चाहते हैं तो आप किसी इंडिविजुअल यूज़र के लिए भी एंट्रीज बना सकते हैं। लाइक मैंने कहा मैंने सर्वर यूज़र के लिए एक एंट्री बनानी है, वो पूछेगा कि कितनी डिस्क स्पेस देनी है और सारा कुछ। दीज आर कॉल्ड NTFS बेस्ड परमिशन। ये किसी स्पेसिफिक फोल्डर पे नहीं लगेंगी, ये आपकी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव पे लगेगी, ठीक है। मगर
डिनाई दिस स्पेस टू यूज़र एक्सीडिंग कोटा लिमिट, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने यहाँ वार्निंग्स वगैरह तो बता दिया, मगर वो 10 MB से ऊपर एक्सीड करना शुरू कर देगा, वार्निंग करता रहेगा मगर रोकेगा नहीं आपको डाटा कॉपी करने से। तो आपको यहाँ पे वार्निंग करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई वो डिनाई कर दे, ठीक है। सिलेक्ट द डिफॉल्ट कोटा लिमिट फॉर द न्यू यूजर्स ऑन दिस वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्लाइटली कंफ्यूजिंग है। ये कहता है कि न्यू यूजर्स के लिए, मगर जब आप इसको एनेबल करते हो तो आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जितने आपकी सर्वर के अंदर जो इस भी चीज़ पे आप इनेबल कर रहे हो उसमें जितने यूजर्स हैं उन सब के ऊपर ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग इवेंट्स व्हेन अ यूजर एक्सीड दिस कोटा लिमिट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये लगाने के बाद भूल जाते हैं और ये चेक बॉक्स इनेबल नहीं करते, तो उनको इवेंट व्यूअर में वो एरर, वो नोटिस नहीं आ रहे होते, ठीक है। दिस इज द सिंपल NTFS कोटा, ठीक है। जब आप इसको एनेबल कर देंगे तो ये जो आइकन है ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। मगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरह का कोटा लगाने, मैं इससे ज़रा बेहतर जो है वो कोटा लगाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड जो फाइल सिस्टम रिसोर्स मैनेजर। जब आप फाइल सिस्टम रिसोर्स मैनेजर इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, तो आपके पास कुछ ऐसा सा फाइल सिस्टम सर्विसेज आएगा, ठीक है। फाइल सर्विसेज में जाएंगे, फाइल सर्विसेज में फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के अंदर कोटा मैनेजर, ठीक है। अब अपने कोटा लगाना, कोटा कैसे लगाएंगे, ठीक है। आपने सोचा कि भाई चले मैं एक फोल्डर के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस कोटा पे राइट क्लिक करें, ठीक है, क्रिएट अ कोटा, ठीक है। अब कोटा जो सा किस लोकेशन पे लगाना है सबसे पहले, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भैया मैंने जो सा है C ड्राइव के अंदर ऑफिस वर्क का एक फोल्डर है उसके ऊपर लगाना है कोटा, ठीक हो गया। अब आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग कोटा जो से टेम्पलेट्स हैं वो भी बने हुए हैं, और आप चाहते हो कि मैंने कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ करना है जो 100 MB लिमिट रिकॉर्ड टू द यूज़र, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे मेरी अपनी कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे कस्टमाइजेशन करनी पसंद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कोटा प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कस्टम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और को भी कोटे की एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, एंग्री कोटा, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत गुस्से में है, तो उसने कहा जी भैया मैंने किसी को जगह नहीं देनी, मैंने 10 MB से ज़्यादा डाटा नहीं देना, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द ट्रू रियल वर्ल्ड। और वो पूछ रहा है हार्ड कोटा एंड अ सॉफ्ट कोटा, कौन सा लगाना है। मैंने कहा जी हार्ड कोटा लगाना है, ठीक है, कि किसी यूज़र को अलाउ ना करे 10 MB से ज़्यादा एक्सीड करने में, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ये फोल्डर बेस्ड कोटा है, माइंड दैट, ये फोल्डर के ऊपर लगा रहे हैं लिमिट। अच्छा, और कहता है कि अब ये आपको इसके बाद नोटिफिकेशन फीचर्स देता है, आप ईमेल कर सकते हो, आप इवेंट लॉग कर सकते हो, आपकी कमांड रन कर सकते हो, आपकी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, आप रिपोर्ट रन कर सकते हो। मैंने कहा मुझे ऐसा करो कि 70% पे ना ये इवेंट रन कर दे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज कर दे, एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल कर दे, इवेंट लॉग कर दे। मैंने कहा चलो जी इवेंट लॉग कर दे, ठीक है। इवेंट व्यूवर में आपको इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई कमांड या कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो तो वो कर दे। मैंने कहा ठीक है भैया एक स्क्रिप्ट रन कर दो, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया है याहू के नाम पे, और वो जब स्क्रिप्ट रन होगा तो फिर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो वो कि भाई जो स्क्रिप्ट है वो किस लेवल पे चले, मैंने कहा एज ए लोकल सर्विस रन हो, ठीक है। और उसके बाद क्या कि आप कहते हो कि एक रिपोर्ट भी जनरेट कर दे, ठीक है, जनरेट रिपोर्ट, ठीक है। तो वो रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि इस फोल्डर के अंदर कोई डुप्लीकेट फाइल तो नहीं पड़ी हुई, या इस फोल्डर के ऊपर कितने ऑनर्स हैं, इस फोल्डर के अंदर सबसे बड़ी फाइल कौन सी है, और क्या क्या चक्कर है। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो सा है ना ऑफिस के अंदर एक कोटा लगाया, उस पर यूज़र्स का ना कोई पब्लिक डाटा टाइप का एक फ़ोल्डर था, हर बंदा जो है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ़ोल्डर्स रखता था उसके ऊपर। अब हुआ क्या कि हमने देखा कि उसके ऊपर ना 870 GB का डाटा रखा हुआ है। मेरे हेड ने कहा कि भाई इस पे रिपोर्ट रन करो। जब हम लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्ट रन की तो हमें पता चला कि हर बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो 50-55 MB की है, सब ने वो रखी हुई अपने पास। तो वो हमें कैसे पता चला, जब हमने डुप्लीकेट फाइल की लिस्ट निकाली। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स के लोग थे वो रफली 80-90 लोग थे, और टेक्निकल टीम और इंटीग्रेशन टीम और इस तरह के जो है 30-40 लोग और थे। तो कोई 150 लोगों ने वो 70 MB की फ़ाइल कॉपी की हुई थी, 50 से 70 MB की फ़ाइल, तो वो डुप्लीकेट हो रही थी। तो फिर हम उसका सोल्यूशन क्या निकाला, बजाय इसके कि सबको डांट पिलाने की, हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि हमने एक इंटरनेट वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर वो पॉलिसी रख दी कि हर बंदे को उस पॉलिसी को रेफर करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और इस तरह की पॉलिसी। तो एक सेंट्रल लोकेशन पर रख दी, बजाय इसके कि हर बंदा अपने फोल्डर में रखे। मगर अभी तक आते लोगों की चेंज नहीं हुई। वेल इट टेक्स टाइम, ठीक है।
तो हमने अब अभी एक 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 छोटी सी एग्री कोटा पॉलिसी बनाई है। हमने कहा भाई 10 MB से ज़्यादा हमने किसी को डाटा नहीं रखने देना, और हमने वो पॉलिसी बना दी। ठीक है, वो कोटा कहाँ पे लग रहा है? ठीक है, सी ऑफिस वर्क के अंदर लिमिट की हुई है 10 MB की, और हार्ड लिमिट है। और नोटिफिकेशन दो किस्म के हैं कि अगर वार्निंग लेवल, अगर उस कोटा की जो 70% क्रॉस कर ले, यानी 7 MB, जो 10 MB के हिसाब से 70% 7 MB बनता है, वो अगर कोई एक्सीड कर दे तो इवेंट एक लॉक करे और कमांड कोई एग्जीक्यूट करे। कमांड क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, क्रिएट कर दिया। उसने कहा कि भाई ये आपने जो कोटा है उसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है। मैंने कहा हाँ, टेम्पलेट सेव करना है, और मैंने कहा उसको नाम दे दो एंग्री कोटा 10 MB। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोटा क्रिएट हो गया, और ये देखिए मुझे नज़र भी आ रहा है कि इसने 8% डाटा उसके ऊपर पड़ा भी हुआ है, यानी 10 MB का 8% यानी डाटा यूज़ हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अब जौन सा है मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अब डाटा डालता हूँ। ठीक है, मैं अब एक सर्वर में गया। ठीक है, ये आपको पता है एज़ यूजुअल मेरा दूसरा सर्वर है। ठीक है, और मैं यहाँ से अब इस फ़ोल्डर को एक्सेस करता हूँ। ये ऑफिस वर्क के नाम का फ़ोल्डर है जो डेफिनेटली शेयर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं /server1 पे जाता हूँ, और ऑफिस वर्क का ये फ़ोल्डर है जिस पे हमने कोटा लिमिट लगाई हुई है, और ये कुछ फाइलें शाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इन फाइल्स को एक दफ़ा दोबारा कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं होगा क्योंकि ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो लेट्स सी। ठीक है, तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जब पेस्ट हो गई है, अब मैं ज़रा दोबारा सर्वर 1 पे जाता हूँ और ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे कोटे की लिमिट कितनी हो गई है। तो ये जनाब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अभी तक 16% आई है। अब मुझे कुछ और कोई दाव पेच लगाना पड़ेगा जिससे मैं 10 MB जगह ऑक्यूपाई कर लें। अगर यही मेरा इंटरनेट का अकाउंट होता या कोई ड्रॉप बॉक्स अकाउंट होता तो मैं अब तक भर चुका होता। तो लेट्स कॉपी समथिंग फ्रॉम विंडोज़ फोल्डर्स। ठीक है, टेबल टेक्स्ट सर्विसेज ये काफ़ी बड़ी सारी हैं। ठीक है, हाँ ये 6-7 MB की है। ये मेरे ख्याल में अब इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं वापस वो न्यू फोल्डर जो मैंने बनाया हुआ था उसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने 6.90 MB का डाटा सेव कर दिया, अब मैं वापस सर्वर 1 पे जा रहा हूँ, और ये देखो ये क्या हो रहा है, याहू कोटा ब्रीच्ड। ठीक है, ये क्या हुआ है? ठीक है, एक्चुअली मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। उस स्क्रिप्ट ने ये करना था कि जब भी कोटा 100 MB वो 70% से ज़्यादा एक्सीड होता है तो वो एक स्क्रिप्ट रन करता है जो कि एक पॉपअप मैसेज जनरेट करता है जो ये कहता है कि कोटा ब्रीच हो गया है। ठीक है, तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को ये मैसेज आएगा, ऐसा काम करना नहीं है आपने, क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को ये मैसेज आएगा तो उसको पता चल जाएगा कहीं कोटा ब्रीच हो गया। वो यहाँ पे कोटा मैनेजमेंट के अंदर आएगा और यहाँ पे कोटेज में आके देखेगा, पता चलेगा अच्छा जी स्पेसिफिक फोल्डर पे कोटा ब्रीच हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस फोल्डर से ये जो फाइलें हैं ये उठा के दोबारा इस फोल्डर के रूट के ऊपर रखूं तो क्या मेरे पास इतनी जगह होगी कि मैं रखूं? अच्छा, ये पूरा फोल्डर ही कॉपी करवा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये फाइल्स दोबारा उठाता हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देयर इज़ नो एनफ स्पेस ऑफ द ऑफिस वर्क। ठीक है, ऑफिस वर्क के अंदर एनफ स्पेस नहीं पड़ी हुई। ठीक है, और 6.88 MB चाहिए आपको, उसको मज़ीद चाहिए आपको 6.88 MB, और हमें पता है कि ये 86% हो चुका है। इसके पास 1-1.5 MB जगह बची हुई है, तो ज़ाहिर है वो मुझे कॉपी नहीं करने देगा। ठीक हो गया, ये एक कोटा की डिस कोटा लगा के आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है टेम्पलेट्स का आपको आइडिया है कि जो मैंने टेम्पलेट्स आपको बताए थे, अगर अब मैं दोबारा कोई फोल्डर बनाता हूँ उस पर कोई और कोटा लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स भी उठा सकता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। मैंने क्या किया, इसको हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया। होता ये था कि लोग जो है ना वो वीडियो फाइल्स रख देते थे अपने शेयर्ड फोल्डर के अंदर या पब्लिक फोल्डर्स के अंदर, वो शेयर करते होते थे। ठीक है, अक्सर लोगों ने तो यूट्यूब से फिल्में भी डाउनलोड करके रखी हुई थी। ठीक है, एनीवे, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उर्दू आईटी के लेक्चर नहीं सुनते और बाकी काम करते हैं। एनीवे, तो बिग फ्री वर्ल्ड, तो हुआ ये कि हमने इसको कहा अब क्या करें,
तो वी कम आउट विद दिस विंडोज़ 2000 R2 के जो ये फीचर सेट है। तो पता चला जनाब इसके अंदर एक फ़ीचर है जो कहता है कि आप जो सा है इस पे फाइल स्क्रीनिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कोटा के ऊपर फाइल स्क्रीनिंग लगा दें और हम कहें जी AMP या MP3 या MP4 टाइप की फ़ाइल ना रख सकें, तो यू कैन पुट दैट वन ऑन। फाइल स्क्रीनिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। ब्लॉक इमेज फाइल, ठीक है, इमेज टाइप की जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ईमेल भी भेज सकता है, आपको वो इवेंट भी भेज सकता है, कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ये इसलिए कह रहा है कि SNMP कन्फिगर हुआ वो ईमेल को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी करवा सकते हो। ठीक है, मॉनिटर एग्जीक्यूटेबल, कभी कोई एग्जी फाइल्स कर रहा है, नॉर्मली हम एग्जी फाइल्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते अपने शेयर्ड पब्लिक फोल्डर में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत बंदे के हाथ पब्लिक फ़ोल्डर चढ़ गया और उसने उस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एग्जी फाइल रख दी और वो वहाँ से हर यूज़र को रिक्वेस्ट करके और अटैक कर रहा है। जो अटैक्स होते हैं नॉर्मली वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ज़्यादा होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या, कि जिस तरह हमें अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्सपीरियंस हुआ कि बंदा जो है वो कॉल करता है, ठीक है, उसे नहीं पता किस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल कर रहा है। वो कहता है मैं आईटी से कॉल कर रहा हूँ और आपके कंप्यूटर में कोई मसला आ रहा है या आपके कंप्यूटर में एक वायरस आया हुआ था, तो अभी आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से जाके एक्सेस करने की कोशिश करें। तो वो यूज़र को एक्चुअली वो इंटरनेट पे किसी अपनी वेब 2 नंबर वेबसाइट पे मंगवा लेता है और वहाँ से उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेता है। तो एनीवे, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें यूज़र्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसे बताना पड़ता है कि जब भी आपको आईटी हेल्प डेस्क या आईटी डिपार्टमेंट से कॉल आती है तो वो आपको बताते हैं अपना नाम, और ज़ाहिर है वो आपको फिर आपके नाम से बुला रहे होते हैं और वो नॉर्मली आपको रिस्पॉन्ड उस वक्त कर रहे होते हैं जब आपने कॉल लॉग की होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कॉल करता आईटी डिपार्टमेंट वाले, और आईटी वाले इतने वेले भी नहीं होते। एनीवे, तो फाइल ग्रुप्स, ठीक है, ये फाइल की ग्रुप्स टाइप्स हैं। लाइक आपको कल ज़रूरत पड़ती है कि नहीं यार ये टेक्स्ट फाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल भी आनी चाहिए, तो आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से। एडिट ग्रुप फाइल प्रॉपर्टीज़, आप कहो नहीं यार star.doc, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल, और इसको भी ऐड कर दो, तो अब आप जो टेक्स्ट फाइल को ब्लॉक करोगे तो वो इसको भी ब्लॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपको आप फर्दर इसके अंदर एनहेंसमेंट कर सकते हो। तो हमने देखा कि हम फोल्डर पे कोटा कैसे लगाते हैं, फिर हमने देखा कि कोटा हमें ब्लॉकेज कैसे देता है, फिर हम अगर कोटा वो एक्सीड हो जाए तो वो हमें लिमिटेशन भी देता है कि भाई कोई स्क्रिप्ट भी रन कर सकता है, इवेंट व्यूवर में लॉग्स भी कर सकता है। फिर हम अगर अपने किसी यूज़र को एक स्पेसिफिक फोल्डर पे कोटा लगाया, हम चाहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इमेज बेस्ड फाइल्स या वीडियो बेस्ड फाइल्स या कोई बड़ी फाइल्स जो सी हैं बैकअप फाइल्स नहीं जाएं, तो हम उसके ऊपर फाइल स्क्रीनिंग लगा सकते हैं। फाइल स्क्रीनिंग लगाने का तरीका क्या होता है कि फाइल स्क्रीनिंग के अंदर जाके ऐड क्रिएट अ फाइल स्क्रीनिंग फोल्डर का नाम, ठीक है, से मैंने कहा ये मेरे जो है सी ऑफिस वर्क के अंदर ही एक फोल्डर है और उसको कह दो ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो फाइल क्रिएट, वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने कस्टम को फाइल स्क्रीन प्रॉपर्टी लगानी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा आपने? नहीं, मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा, आप बच्चे नहीं है इस सब स्मॉल थिंग। ठीक है, स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट, आप स्टोरेज से रिलेटेड रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, कि भाई आपने कहा कि मुझे बता दें वो डुप्लीकेट रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि मुझे स्केड्यूल्ड रिपोर्ट या एक वॉल्यूम रिलेटेड रिपोर्ट्स बता दो। ठीक है, सेलेक्ट वॉल्यूम ऑफ फोल्डर टू रिपोर्ट ऑन, मैंने कहा सी ड्राइव के अंदर ऑफिस वर्क का फोल्डर है, इसकी रिपोर्ट जनरेट कर दे। ठीक है, ये सारी की सारी पैरामीटर्स आपने इसके अंदर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस बताना है कि कैसे डिलीवर करे और क्रिएट अ स्केड्यूल, और आपकी ये रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, अब वे मेरे से पूछ रहा है कि कोई स्केड्यूल जनरेट करो। ठीक है, अच्छा जी, वेलकम बैक। और मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग रोकने के बाद इसको कहा कि भाई ये फ़ाइल एक दफ़ा रिपोर्ट बना दे ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं। और रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके रन रिपोर्ट टास्क किया, क्योंकि मैंने स्केड्यूल किया था डिफरेंट टाइम के मुताबिक। तो मैंने उसने मुझे ये रिपोर्ट बना के दी है। ठीक है, तो इसके में थोड़ा सा टाइम लगा, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की हुई थी। तो एनीवे, सो मोस्ट रिसेंट एक्सेस फाइल रिपोर्ट, और अब उसने उसने मुझे सर्वर 1 के ऊपर जो ऑफिस फोल्डर था उसकी मैंने रिपोर्ट बना दी है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये वार्निंग भूल जाए। ठीक है, तो वो मुझे बता रहा है कि रिपोर्ट में 56 फाइल्स हैं। ठीक है, और 9.83 MB जो है हमने डिस्क स्टोरेज यूज़ कर ली है, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के यूज़र्स ने की है। ठीक है, क्योंकि मैं जो दूसरे यूज़र से लॉगिन था वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर था। ठीक है, और फिर वो फर्दर उसने फाइल्स के टाइप, साइज़ और सारा कुछ बताया हुआ।
ठीक हो गया। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। मगर वंस अगेन जो जिस वजह से मैंने इसको स्टॉप किया था, क्योंकि इसने जो सा है मेरी रिकॉर्डिंग को ख़राब कर देना था, ठीक है। इस वेरी CPU इंटेंसिव टास्क, ठीक हो गया। तो इस तरह आप रिपोर्ट भी स्केड्यूल कर सकते हैं, मगर बी वेरी केयरफुल। आपने देखना है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं और उस हिसाब से काम करना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। डिस्क कोटा के बाद जो अगला टॉपिक हमारा है इस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, DFS। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नेम स्पेस होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन होती है। नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस क्या करता है कि अगर मेरे पास 2 सर्वर्स हैं और इस पर कोई 5-6 शेयर्स पड़े हुए हैं और इस पर भी 5-6 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इन सारों को एक लोकेशन पे ले आता है, ठीक है। जो यूज़र यहाँ बैठा है इस फाइल को एक्सेस कर रहा होता है, वो समझता है ये सारा कुछ एक सर्वर पे पड़ा हुआ है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ नेम स्पेस, ठीक है। और DFSR क्या करता है, रेप्लिकेशन सर्विसेज, वो क्या करता है कि अगर एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी कॉपी यहाँ पे भी रख देता है, ठीक है। अगर यहाँ का कोई यूज़र है, अगर उसने एक्सेस करना है तो वो यहाँ से करेगा, और अगर यहाँ का कोई यूज़र है तो उसने यहाँ से करना है। इनमें से एक सर्वर जो है वो मास्टर होता है, तो वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करते रहते हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। सिंगल नेम स्पेस के एक ही नाम है, ठीक है, और सारे के सारे जो फोल्डर्स हैं वो डिफरेंट सर्वर्स पे पड़े हुए हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो से है एक सर्वर मैंने एशिया पे रखा हुआ है, एक यूरोप में रखा हुआ है और एक अफ्रीका में रखा हुआ है, और ये यूज़र है, इसने डाटा उठाना है, तो ये क्या करेगा, $\Asia\पब्लिक, ठीक है, वो पब्लिक फोल्डर में चला जाएगा। अब उसने यूरोप से टेक्निकल डाटा उठाना है, ठीक है, क्या करेगा, $Europe\टेक्निकल, ठीक है। फिर उसने बुक्स का डाटा उठाना है, $Africa\बुक्स, ठीक है। इन तमाम झंझटों से बचने के लिए, इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का सहारा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हमें क्या फैसिलिटीज़ देता है वो देखते हैं कि क्या ये अच्छा ना हो कि ये सिर्फ एक काम करे, ये एक काम करे कि urduitacademy.com और यहाँ पे आके कहे बुक्स, यहीं पे urduitacademy.com/technical, urduitacademy.com/public, ठीक है। तो उसके लिए कुछ यूँ होगा कि urduitacademy.com और यहाँ पे बुक्स, इधर पब्लिक और इधर टेक्निकल, ठीक है। उसकी तरफ से उसको कोई टेंशन नहीं है कि डाटा कौन से सर्वर से वो जाके उठाएगा, कौन से कॉन्टिनेंट के सर्वर से जाके उठाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। यूज़र को इस बात से ट्रांसपेरेंट रखा जाए, यूज़र अपने कंप्यूटर पे बैठे, ठीक है, एक चाय और कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े, उसकी केबल कनेक्ट हुई हुई है से वायरलेस डोंगल के साथ, ठीक है, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, और उसने urduitacademy.com/बुक्स किया और उसने सीधा उठाया उसे अफ्रीका के सर्वर पे ले गया। यूज़र को सर्वर्स के नाम बताने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा नेम स्पेस पे। इस सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी फीचर एज वेल कि अगर आपने यूज़र सर्वर का नाम बता दिया और $Africa $C और इस तरह के काम करता फिरेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसके अंदर एक चीज़ जो सी है, ठीक है, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। वो क्या है कि मैंने कहा कि मेरे ये जो अफ्रीका का सर्वर है इस पे एक फोल्डर पड़ा है बुक्स के नाम पे। मैं चाहता हूँ ये बुक्स का फोल्डर जो है ना यूरोप में भी पड़ा हो, ये बुक्स का फोल्डर एशिया में भी पड़ा हो, ठीक है, और मैं ये बुक्स का फोल्डर रेप्लिकेट करूँ इन दोनों सर्वर्स पे, ठीक है। अगर कोई बंदा अफ्रीका में बैठा और वो यहाँ पे अफ्रीका पे बुक का फोल्डर खोलता है, वो खोले, उसके बाद वो अगले दिन फ़्लाइट लेके यूरोप चला गया, वहाँ से बुक का फ़ोल्डर खोले तो वो उसे लोकल सर्वर पे ले जाए, ठीक है। और अगर एशिया चला जाए तो बुक्स का फ़ोल्डर खोले एशिया पे ले जाए। और अगर कल को अफ्रीका, यूरोप का और अफ्रीका का सर्वर डाउन हो जाए तो सारे के सारे यूज़र्स को उठा के एशिया भेज दें। इसके लिए हमें इस बुक के फ़ोल्डर को रेप्लिकेट करना पड़ेगा इन दो सर्वर्स के दरमियान। दिस इज़ एन एडवांसमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक हो गया। That's all of your distributed file system। तो इसकी तरफ चलते हैं और क्विकली देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। वंस अगेन कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नेम स्पेस और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन, ये आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। और जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे पूछता है कि आपने नेम स्पेस क्या रखनी है,
ठीक है, यानी किस नेम स्पेस के अंदर आपने ये सारा काम करवाना है। तो मैंने उसे बताया कि urdu.it.com कर दो और उर्दू आई टी के नीचे होम का फोल्डर बना दो। ठीक है, अब ये होम का फोल्डर जो सा है ये urdu.it.com की रूट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये होम के फोल्डर पे जाऊँ और फोल्डर का टारगेट देखूँ तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इस परेशानी में नहीं डालता, हम एक नया नेम स्पेस बनाते हैं। ठीक है, न्यू नेम स्पेस। ठीक है, और मैंने इसको कहा DFS रूट, सॉरी सर्वर देना अभी तो पहले। ठीक है, नेम ऑफ द सर्वर दैट विल होस्ट द नेम स्पेस। ठीक है, तो क्या है, मेरे सर्वर का नाम सर्वर 1 है। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, सर्वर नाम सर्वर 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब एंटर नेम ऑफ द नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस का नाम देना। ठीक है, मैं urdu.it.com DFS कर सकता हूँ या सिंपल DFS कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ DFS। ठीक है, एडिट सेटिंग में जाते हैं तो वो बता देता है कि आपका जो ये DFS का जो फोल्डर है ये कहाँ पर है, आपने किस किस को परमिशंस देनी है, जो भी है। ठीक है, ऑल यूज़र हैव रीड ओनली परमिशंस। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, urdu.it/DFS। ठीक है, ये मेरा नेम स्पेस बन गया। ठीक है, अच्छा अब टाइप ऑफ नेम स्पेस, दो किस्म के टाइप ऑफ नेम स्पेस हैं। एक टाइप ऑफ नेम स्पेस है, इज कॉल्ड द डोमेन बेस्ड नेम स्पेस। ठीक है, डोमेन नेम बेस्ड स्पेस जो है मल्टीपल नेम स्पेस सर्वर्स पे रखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल सर्वर्स पॉइंट कर देते हैं। स्टैंड अलोन नेम स्पेस कौन सा होता है, जो सिंगल एक सर्वर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम जब नेटवर्क की और बिगर नेटवर्क की बात करते हैं तो हम डोमेन बेस्ड नेम स्पेस की बात करते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपको वो सारी सेटिंग्स वगैरह बता रहा है। ठीक है, लोकल पाथ ऑफ नेम स्पेस शेयर्ड फोल्डर इज कॉल्ड CDFS रूट और DFS। ठीक है, और हमने कहा हमें क्रिएट कर दो और वो अब आपका नेम स्पेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेम स्पेस क्रिएटेड। अब ये जो है urdu.it.com और DFS, तो ये अगर आप अपने, मैं दूसरे सर्वर पे जाऊं और urdu.it.com/DFS करूं तो मुझे उस DFS फोल्डर पे ले जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं, क्या नेम स्पेस था हमारा, मैंने कहा urdu.it.com/DFS एंटर किया और ये मुझे उस urdu.it.com DFS पे ले गया। अब मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं अब इस DFS जो मैंने बनाया है DFS रूट, इसके अंदर जो सा है एक और फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और उस फोल्डर को मैं एक नाम दे देता हूँ, से मैंने कहा सर्वर 3। ठीक है, और फोल्डर का टारगेट रखता हूँ, मेरा लोकल सर्वर नहीं रखूँगा, मैं इसको कहूँगा सर्वर 3 से डाटा उठा के लाए। ठीक है, एक्चुअली मुझे नाम सर्वर 3 नहीं रखना चाहिए, मैं इसको नाम देता हूँ बुक्स। ठीक है, और ऐड करता हूँ और $server3 ओके, मेरे ख्याल में उसको फोल्डर नहीं मिलेगा, तो मुझे वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए था असूलन। तो मैं वापस सर्वर 3 पे आता हूँ, बजाय इसके कि उसका एरर मैसेज सुनूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ बुक्स के नाम पे। ठीक है, वो कहता है वो फ़ोल्डर शेयर हुआ होगा, मैं इसका शेयर नेम भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और जब मैं शेयरिंग में जाता हूँ, ठीक है, और शेयर नेम इज़ बुक नॉट शेयर, ओह माय गॉड। ओके, एवरीवन कैन रीड इट। ठीक है, शेयर, मेरे ख्याल में मैंने जब रीनेम किया तो वो शेयरिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, दोबारा वापस जाता हूँ इस पर, वो माइंड कर गया। ठीक है, और अब उसको मिल गया। ठीक है, सर्वर टारगेट बुक्स, ओके। ठीक है, अब मैंने DFS रूट के अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया बुक्स के नाम पे, और वो एनेबल्ड है। ठीक है, उसका असल पाथ क्या है, सर्वर 3 बुक्स। अब अगर मैं सर्वर 3 पे से मैं क्लाइंट मशीन पे बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने इसको अब urdu.it.com/, ठीक है, और मैंने क्या करना है, DFS/books। ठीक है, और ये मुझे नहीं, मैंने अपने पाथ में लिखा कि मुझे ये चीज़ कहाँ पे लेके जाए, सर्वर 3 पे। मुझे सर्वर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, urdu.it.com DFS बुक्स
इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल और जो मर्जी। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं इसमें फ़ोल्डर बना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, से मैंने कहा माई फर्स्ट बुक। ठीक है, मुझे फर्स्ट बुक बनाने दी। ठीक है, और एक और बुक बनाते हैं। ठीक है, हम राइटर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, माई सेकंड बुक। ठीक है, माई सेकंड बुक। ठीक है, ये 2 बुक्स बना दी हमने। ठीक हो गया। अब हमने बुक के फोल्डर्स के अंदर 2 बुक्स बन गई हैं। ठीक है, मुझे ये रूट डिलीट करने दें क्योंकि ये ऐवी ही आपको तंग कर रही है, कंफ्यूजन करेगी। ठीक है, अब ये बुक का फोल्डर जो सा है ये यहाँ पे पड़ा हुआ, और मैं किसी मशीन पे जाके /urduit.com/dfs बुक्स में जाऊँ तो मुझे सर्वर 3 पे जो बुक्स का फोल्डर पड़ा हुआ वहाँ पे ले जाए। ठीक है, अब इससे आगे हम ये करते हैं कि मैं फोल्डर टारगेट ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में बताया कि फोल्डर टारगेट बुक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मैं बुक की कॉपी एक यहाँ पे भी रखवाता हूँ। ठीक है, वो कैसे रखेंगे हम, कि मैं सर्वर 1 में जाऊँगा और उसे कहूँगा कि भैया ये इस सर्वर की जो सी है एक कॉपी ना कहीं और भी होनी चाहिए, तो मैं ऐड अ फोल्डर टारगेट करूँगा। ठीक है, ऐड अ फोल्डर टारगेट, और यहाँ पे करता हूँ /server1 \बुक्स। ठीक है, सर्वर 1 पे भी बुक्स का फोल्डर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे पहले बजाय इसके कि मैं ये करूँ, मैं सर्वर 1 पे एक बुक का फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि वो बना नहीं हुआ, मेरे ख्याल में उसने माइंड कर लिया, वो शेयर नेम नहीं था इस वजह से। तो लोकल पाथ, और मैंने उसे कहा ये बुक्स का फोल्डर है, और एवरीबडी हैज़ ऑल यूज़र हैव अ रीड परमिशन। चलो रीड परमिशन ही दे देते हैं। ठीक है, और वो फोल्डर बन गया। ठीक है, अब मैं इसको नो कर देता हूँ, और आपको पता चल गया अब ये जो बुक्स है उसके 2 रिसोर्सेज हैं। अगर मेरा आज सर्वर 3 डाउन हो जाए तो मेरे पास सर्वर 1 पड़ा हुआ होगा, मगर अभी तक सर्वर 1 के बुक्स के फोल्डर के अंदर बुक्स नहीं आई। ठीक है, जो अभी हमने सर्वर 3 पे बनाई थी वो बुक्स नहीं आई। अगर मैं अभी सर्वर 1 के अंदर जाऊं और बुक्स का फोल्डर खोलूं तो मेरे पास बुक्स नहीं है। ठीक है, जबकि यूज़र एक्सेस कर सकता है। ठीक है, urduit.com/dfs/books। ठीक है, और उसको वो बुक्स मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वर 3 पे जा रहा है यूज़र, अभी सर्वर 1 पे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक रेप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाया। अब हमने रेप्लिकेशन बनानी है। रेप्लिकेशन ग्रुप बनाने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन में जाके आप बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है यहीं पे बुक्स के बारे में रेप्लिकेशन और रेप्लिकेट फोल्डर विज़ार्ड। ठीक हो गया, और ये फोल्डर की टारगेट इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है। इसके पास 2 इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरे पास 10 फोल्डर्स 10 सर्वर्स है, मैं 10 सर्वर्स पे उसके फोल्डर रख सकता हूँ, ताकि 10 सर्वर्स आपके उसी फोल्डर को शेयर कर रहे हो सब यूजर्स के साथ। ठीक है, दैट्स मोर बेटर वे टू डू इट। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो इस तरह के जो DFS से एडवांस लेवल का फीचर है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर है, इस कॉल्ड शेयर पॉइंट सर्वर। ठीक है, वो फाइल्स की सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और कैटलॉगिंग के लिए बहुत अच्छा सर्वर है। अगर आपके पास किसी के पास टाइम है तो मस्ट रीड हाउ द शेयर पॉइंट सर्वर वर्क्स। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ग्रुप नेम, मैंने रेप्लिकेशन ग्रुप का नाम वही दे दिया, रेप्लिकेटेड फोल्डर नेम बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, रेप्लिकेशन एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों के दो जो से हैं रेप्लिकेशन के जो एलिजिबल मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐड एज ए DFS रेप्लिकेशन मैनेजर, ऐड एज ए DFS रेप्लिकेशन मैनेजर के ये DFS रेप्लिकेट कर सकेंगे। ठीक है, अब आपने अगले फील्ड में आपने बताना है कि प्राइमरी कौन सा है, कि जो उस्ताद है। ठीक है, जो हेड है। ठीक है, मैंने कहा एक्चुअली जो बुक का फोल्डर है वो सर्वर 3 पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्वर 3 से डाटा आउट किया आना है। ठीक है, तो अगर आपने जो प्राइमरी सर्वर होगा जिस पे आपके ने की बुक्स ज़्यादा पड़ी हुई, यानी मेन बुक्स रखते हैं आप सर्वर 3 के ऊपर, वो उठा के खुद ही रेप्लिकेट करेगा। आपने ये नहीं करना कि सर्वर 1 पे रख देनी है। अगर आपको कोई भी नई बुक राइट करनी है तो सर्वर 3 पे रखनी है। ठीक है, और उसके बाद एक क्रिटिकल क्वेश्चन टोपोलॉजी सिलेक्शन। ठीक है,
टोपोलॉजी सिलेक्शन क्या होती है कि जो ये आपके मेंबर सर्वर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड हुए हैं। हब एंड स्पोक क्या होता है कि एक हेड सर्वर है और उसके नीचे 2 सर्वर हैं। फुल मैश क्या है कि ईच मेंबर जो है वो रेप्लिकेट करता है दूसरे मेंबर की तरफ। ये थोड़ी सी बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है, ठीक है। हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट तब आता है, मेरे पास अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं है कि मेरे पास अगर 3 सर्वर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, एक मास्टर सर्वर होता है, वो सबको रेप्लिकेट कर रहा होता है। फुल मैश के अंदर सारे सर्वर एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। बुक आप जहां मर्जी रखें वो रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस इश्यू होता है, ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। रेप्लिकेशन ग्रुप स्केड्यूलिंग, ठीक है, कि रेप्लिकेशन जब हैपन हो रही है, जब आपका सर्वर रेप्लिकेट कर रहा है, तो वो क्या करे कि फुल बैंडविड्थ को यूज करे, 16 kbps 256 mbps जितना मर्जी फुल बैंडविड्थ, ठीक है। और मैंने कहा कि रेप्लिकेशन स्पेसिफिक बैंडविड्थ करे, 24 घंटे करता रहे रेप्लिकेट, ठीक है। रियल टाइम रेप्लिकेशन सॉर्ट ऑफ थिंग हो गया, ठीक है। अगर आपने स्केजुलिंग करनी है आप स्केड्यूल कर सकते हैं, हम वक्ती तौर पे फुल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका फोल्डर जो सा है वो DFS के ऊपर बुक्स का फोल्डर पड़ा है वो है, ठीक है। रेप्लिकेशन ग्रुप का नाम ये है, डोमेन ये है, और आपके रेप्लिकेशन ग्रुप में ये 2 मशीनें हैं, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी फोल्डर टारगेट ये है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और टोपोलॉजी मैश है, अगर आप मैंने हब एंड स्पोक बनाई होती तो फिर प्राइमरी फोल्डर डू मैटर्स, ठीक है, और क्रिएट कर लें, ठीक है। और ये आपका जो सा है वो तमाम फोल्डर सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ सारा कुछ कन्फिगर कर देगा और आप इसको ओके कर देंगे। अब आपने ये रेप्लिकेशन ग्रुप बना दिया, तो अभी हमें वक्ती तौर पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इट टेक्स टाइम। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंडिंग मेंबर मेरा जो मास्टर है उसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रेप्लिकेट नाउ दबा दूंगा और ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा WMI सर्विसेज का कोई इशू हो गया, मैंने एक दफ़ा सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कराया, और रीस्टार्ट कराने के बाद एक्चुअली तरीका उसकी ट्रबल शूटिंग का बेस्ट तरीका ये है कि वेरीफाई टोपोलॉजी का बटन दबाएं, तो वो आपको दिखा रहा होता है कि टोपोलॉजी इज़ फुली कनेक्टेड, के सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और ये फुली मैच टोपोलॉजी इसलिए इसमें सेंडर सर्वर 1 है और इसमें सेंडर सर्वर 2 है, तो वो रेप्लिकेट हो गए हैं। उसका बेस्ट तरीका चेक करने का क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी C ड्राइव में जाऊँ, ये मैं सर्वर 1 पे बैठा हूँ, और जब मैं बुक्स के फोल्डर में जाता हूँ तो देखिए मेरे पास दोनों बुक्स आ गई हैं, ठीक है। किस तरह आ गई हैं कि मेरे सर्वर 3 ने उठा के रेप्लिकेट कर दी हैं। अब मेरे पास 2 सर्वर्स हैं जिनके ऊपर ये 2 बुक्स, माई फर्स्ट बुक और माई सेकंड बुक पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरे सर्वर 1 पे पड़ी हुई है, और यही मैं अब अगर आपको सर्वर 3 पे ले जाके दिखाऊंगी, मैं आपके सर्वर 3 के अंदर हूँ, ठीक है। C::, ठीक है, CMD खुल गया, ठीक है। ये तो मैंने नेटवर्क से खोली हुई है, मैं C ड्राइव में जाके आपको दिखाता हूँ, C::, और बुक्स, माई फर्स्ट बुक एंड माई सेकंड बुक, ठीक है। अगर मैं माई फर्स्ट बुक खोलूँ और इसके अंदर कुछ राइट कर दूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट बुक, ओके, Ctrl+S, ठीक है, सेव कर दी, ठीक है। और ये अब सर्वर 3 जब भी रेप्लिकेट होगा सर्वर 1 के साथ तो उसके पास आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं ये तमाम विंडोज़ को बंद कर दूं और मैं यहाँ के C ड्राइव में जाके देखूं कि क्या ये चीज़ रेप्लिकेट हुई है, तो यार व्हाट अ फास्ट स्पीड, ठीक है। ये जी इतनी स्पीड से रेप्लिकेट होगी कि मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन वर्क्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्क कोटा पढ़ा कि हार्ड डिस्क के ऊपर अगर किसी ने कोटा लगाना है तो वो कैसे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कोटे की रिपोर्ट्स, ठीक है, कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, ठीक है, वो पढ़ी। लिमिटेशन और NTFS कोटा और हार्ड एंड सॉफ्ट कोटे के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम देखा कि 10 सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स पे डिफरेंट फोल्डर हैं, मगर यूज़र को नहीं पता चलेगा, यूज़र को यही लगेगा एक नेम स्पेस के नीचे फोल्डर A B C D E पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर सर्वर्स के ऊपर ABCD की एक कॉपी पड़ी हो, ए को सर्वर 1 मास्टर बन जाए, बी के लिए सर्वर 2, सी के लिए सर्वर 3, डी के लिए सर्वर 4 और ई के लिए सर्वर 5। ऐसे भी हो सकता है, रेप्लिकेट भी क्रॉस हो रहे होते हैं कि अगर इन केस सर्वर 1 डाउन हो जाए तो ए की कॉपी सर्वर बी के पास पड़ी हो, ताकि यूज़र्स फिर भी फोल्डर ए को एक्सेस कर सके, ठीक है। वेरी हेल्पफुल फीचर। अगर इसे आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है।